हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है BHDAE 182 का है और इसमें यूनिट 7 ले लेते हैं। पहले की जितनी यूनिट है ऑलरेडी वो तैयार है, तो मैं एक वीडियो पे मैंने पूरी यूनिट बनाई है, तो मैं वो वीडियो का जो लिंक है मैं ग्रुप पे दे दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा उसे। ठीक है, आज ब्लॉक 2 ले लेते हैं। ब्लॉक 2 में यूनिट 7 ले लेते हैं। हिंदी वाक्य रचना। वाक्य की अवधारणा और वाक्य विन्यास क्या कहलाता है, अवन्वित क्या कहलाती, अन्वित अन्वित, ठीक है ना। और कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का अन्वय क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम, संबंध संबंधी, विशेषण विशेष। पद क्रम, वाक्य के घटक, आधारभूत वाक्य साचय। वाक्य के भेद रचना के आधार पर और वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। ठीक है। वाक्य रूपांतरण, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे पहली बात की वाक्य अवधारणा वाक्य विन्यास आपके लिए हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट हो सकता है वाक्य के भेद रचना के आधार पर, वाक्य भेद अर्थ के आधार पर, वाक्य रूपांतरण। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। वाक्य अवधारणा और वाक्य विन्यास देख लेते हैं। देखिए, भाषा में वाक्य जो होता है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है ना, क्योंकि हम वाक्य के माध्यम से ही तो बोलते हैं। किसी चीज को हम कहते हैं शब्द, वाक्य, है ना, शब्द भी शब्द से वाक्य बनता है, अपनी बातों को हम स्पष्ट करते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा की महत्ता और अर्थवान इकाई है। यानी कि देखिए, जो शब्द होता है और जो वाक्य होता है वो अर्थवान होता है। मतलब जरूरी नहीं कि कोई ऐसा वैसा वाक्य बोल दिया। वाक्य का मतलब होता है कि जो भी आप बोल रहे हो उसका अर्थ निकलना जरूरी होता है। ठीक है, बिना अर्थ का वाक्य नहीं होता है। ठीक है, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति वाक्य से ही संभव होती है और वाक्य परस्पर संबंध शब्दों के प्रयोग समस्त अनुक्रम का ही नाम है। यानी क्रम के अनुसार जब हम वाक्य को बिठाते हैं और पूर्ण अर्थ देता है तो वो वाक्य कहलाता है। राम जा रहा है, तो ये वाक्य है, ये अर्थ है, निकल रहा है इससे, ये हमें अर्थ देता है कि राम जा रहा है। लेकिन हम बोले जा रहा राम, तो जा रहा राम का मतलब क्या हुआ, जा रहा राम नहीं, गलत है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जा रहा है राम तो हो सकता है, राम जा रहा है, जा रहा है राम, लेकिन मतलब अर्थ होने चाहिए। ठीक है ना, सिंहासन पर बैठो, एक अर्थ निकलता है इसका, सिंहासन बैठो, सिंहासन बैठो का मतलब क्या हुआ, तो वाक्य का जो होता है अर्थ निकलता है और क्रम के हिसाब से, सिंहासन फिर पर फिर बैठो, तो सिंहासन पर बैठो, तो क्रमबद्ध होता है, अनुक्रम में होता है। ठीक है, ओके। इनमें व्याकरण तथा प्रतीत की दृष्टि से कोई असंगति नहीं होती है, कोई इसमें गलती नहीं होती है। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को बाण से मारा, तो यह एक अर्थयुक्त पूर्ण वाक्य है जिसका अर्थ निकल रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा है। ठीक है ना, और वाक्य में ध्वनियों का तो योगदान रहता ही है, किंतु इनका विवेचन मुक्त अर्थ के धरातल पर होता है। ध्वनियां इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ध्वनियों से मिलकर के शब्द बनता है, लेकिन ध्वनि का अर्थ कुछ भी नहीं होता है जब तक कि उसको शब्द में ना जोड़ा जाए। ता, ला, मा, का, ये सिंगल सिंगल ये ध्वनि हो गई, लेकिन जब आप इनको जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा, तब उसका अर्थ निकलेगा। तो चाहे शब्द हो चाहे वाक्य हो, उनका अर्थ हमेशा होता है। ठीक है, तो दृष्टि से वाक्य में तीन बातें अर्थात योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति को आवश्यक माना गया है। ठीक है ना, तो योग्यता से अभिप्राय वाक्य के पदों में अर्थ का बोधन कराने की क्षमता होती है। यानी कि वाक्य के जो पद दिए हुए हैं उनका अर्थ निकलना चाहिए, उस चीज का जब बोध होता है वो योग्यता कहलाती है। ठीक है, आग से खेत को सींचा जाता है, वाक्य में आग से वाक्य में अर्थ में बाधा पड़ रही है, लेकिन अगर यहाँ पे आग की जगह हम जल रख दें और जल से खेत को सींचा जाता है कहा जाए तो वाक्य अर्थयुक्त और पूर्ण युक्त होगा, है ना, और सार्थक भी हो जाएगा। तो इस प्रकार अन्वय में व्याकरण मत नियमों के अनुसार पदों का विन्यास भी होता है। ठीक है, लड़का रोती है, लड़का रोती है, लड़का रोता है होगा ना, लड़की रोती है होगा, तो वाक्य में लिंग विषय योग्यता नहीं है तो लड़के रोता है। वाक्य में रचना संबंधी योग्यता नहीं है तो इस तरह के वाक्य बनेंगे। लेकिन जब लिंग संबंधी योग्यता हो जाएगी, वचन संबंधी योग्यता होगी, तो फिर उसका अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे योग्यता हो गया। अब आकांक्षा का अर्थ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि वाक्य की अवधारणा और वाक्य विन्यास किसे कहते हैं, वाक्य अवधारणा को समझाइए, तो ये सब वाक्य अवधारणा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि वाक्य अवधारणा में तीन चीजें अब देखने को मिलती हैं, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति।
अयोग्यता हमने देख लिया, अब आकांक्षा देख लेते हैं। तो वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की उत्कृष्टता का स्वाभाविक रूप से उठना, यानी वाक्य के एक पद को सुनकर के दूसरे पद को सुनने की ललक उठना मन में, ठीक है। इससे वाक्य को ठीक ठीक समझा जा सकता है। जैसे कल सवेरे की गाड़ी से हमारे मित्र संतोष और हरीश आ रहे हैं, तो सुनते ही आकांक्षा पूरी हो जाती है कि गाड़ी से सवेरे तो आ रहे हैं, लेकिन कौन आ रहे हैं, हमारे मित्र आ रहे हैं ना। तो यही पूर्ण वाक्य कहलाता है। लेकिन कोई बोल दे कल सवेरे की गाड़ी से कोई आ रहा है, तो ये आकांक्षा पूरी नहीं होगी। कोई वाक्य पूरा है, ठीक है, लेकिन आकांक्षा यहाँ पे जिज्ञासा मन की खत्म नहीं हुई, कौन आ रहा है, ये क्वेश्चन एक वहां पे बन जाता है। लेकिन वहीं पे बोल दिया जाए कि कल सवेरे की गाड़ी से हमारे मित्र आ रहे हैं, तो वहां पे वाक्य संतोष और हरीश नाम लेके अगर मित्र पर बोलेंगे तो भी एक जिज्ञासा रहती है। तो ये पूर्ण वाक्य कहलाता है। और इस वाक्य में सभी पद एक दूसरे के अर्थ के पूरक है और सभी मिलकर पूर्ण अर्थ प्रतीत कराते हैं। इनमें से किसी एक को हटा देने पर अर्थ अपूर्ण होगा। संतोष और हरीश आप हटा दीजिए, कल सवेरे की गाड़ी से हमारे मित्र आ रहे हैं, तब भी एक जिज्ञासा रहेगी कि मित्र कौन, मित्र क्या नाम है उनका, है ना। अब अशक्ति या सन्निधि देख लेते हैं। तो उसे कहते हैं जिसमें वाक्य के पदों को पास पास रखा जाता है। दूसरे शब्दों में परस्पर संबंध पद होते हैं। एक को कह देने के बाद दूसरे पद को तुरंत कह देना अशक्ति कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए वाक्य के सभी पदों को एक साथ उच्चारित किया जाए तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हरीश और सोहन पद लिखकर कनॉट प्लेस जाएंगे, कुछ देर बाद बोलेंगे तो वाक्य का अर्थ नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसलिए शब्दों को यदि एक साथ में लिखा जाए, एक पास लिखा जाए, एक साथ बोला जाए, तो उसका अर्थ भी निकलता है। जैसे राम, वो एक दूसरा उदाहरण था कि थी राम खाई दावत ने कल। अब ये क्या है, वाक्य में सभी पद सार्थक हैं, लेकिन आसक्ति का क्रम सही नहीं है, यानी जो हमें बोलना है वो क्रम सही नहीं है। कल राम ने दावत खाई थी, ये पूरा सही वाक्य होगा, लेकिन तो ये आसक्ति का क्रम होता है जब सही और सही अर्थ में लिखा जाए। लेकिन उल्टे में लिख दिया गया थी राम खाई दावत ने कल, तो क्या हो गया, सभी पद सार्थक है, अर्थ दे रहे हैं, अर्थ नहीं निकल रहा उस तरह का, लेकिन उल्टे क्रम में, तो ये आसक्ति क्रम होता है और आसानी से अर्थ बोध नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, थी राम खाई दावत कल, तो इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है ना। तो इससे हम तय कर लेते हैं कि वाक्य वह संरचनात्मक तथा व्यवस्थित लड़ी है जिसमें शब्द स्वाभाविक या सहज समूह के अंतर्गत आते हैं और इसका मूलभूत लक्ष्य व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है, ठीक है। अतः इसके लिए दो बातें मुख्य रूप से रखी जाती हैं, अन्वय या अन्वित कह सकते हैं आप, या दूसरा पदक्रम। तो इनको अब देख लेते हैं। वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध होता है, तो व्याकरण में दो मुख्य बातें रखी जाती है, अन्वय, अन्वित या फिर पदक्रम। तो अन्वित देख लेते हैं या अन्वय देख लेते हैं, ठीक है। तो अन्वित से अभिप्राय क्या है, संबंध शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि में एक रूपता को, जब भी शब्द वहां पे लिए जाएं, जो भी शब्द हैं उनमें लिंग, वचन और पुरुष काल को देखा जाए, उनमें एक रूपता होनी चाहिए। यानी हिंदी वाक्य में क्या होता है, कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा के साथ सर्वनाम का संबंध, ठीक है, और विशेष के साथ विशेषण का समन्वय होता है। मतलब कर्ता या कर्म के साथ क्रिया होती है, कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब ऑलवेज होगी क्योंकि कुछ कर रहा होगा, संज्ञा है तो संज्ञा के साथ सर्वनाम का, संबंध है तो उसके साथ संबंधी का, और विशेष है तो विशेषण का। तो ये अन्वय कहलाता है या अन्वत कहलाता है, ठीक है। तो कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का अन्वय देख लेते हैं। कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्वय सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये जटिल भी है, ठीक है, महत्वपूर्ण है और जटिल भी है। हिंदी में संज्ञा पद का प्रयोग दो रूपों में होता है, एक अभिकारी, दूसरा विकारी में होता है। अभिकारी रूप में परसर्ग नहीं होता है, जबकि विकारी में परसर्ग होता है, ठीक है ना। अब परसर्ग क्या होता है, चलिए ये थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि परसर्ग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर
परसर का मतलब कारक से है, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे दिया है संज्ञा और सर्वनाम दिया हुआ है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जब संबंध बताने वाले को परसर्ग या कारक कहते हैं। जो संबंध बताता है उसको परसर्ग या कारक बोलेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया को अन्वित करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अभिकारी हो, अर्थात कर्ता के साथ ने आदि परसर्ग और कर्म के साथ को आदि परसर्ग न लगा हो, तो क्रिया के लिंग वचन आदि कर्ता के अनुसार होंगे। मोहन दूध पीता है, लड़कियां खाना बना रही हैं। शीला दूध पीती है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। बात को समझिएगा, इसमें कर्ता कर्म दोनों है, ठीक है, और दोनों अभिकारी हैं। तो यहाँ पर कर्ता के साथ ने परसर्ग और कर्म के साथ को आदि परसर्ग नहीं लगा हो, तो क्रिया के लिंग वचन आदि कर्ता के अनुसार होंगे। तो यहाँ पे देखिए ने को कुछ भी नहीं लगा है, तो शीला दूध पीती है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं इस नियम के आरेख से। कर्ता हो गया, कर्म हो गया और क्रिया हो गई, ठीक है, और ये परसंग हो गया। परसंग का देखिए परसंग रहित और ये प्लस, ठीक है ना, का अर्थ परसंग सहित होता है। माइनस में परसंग रहित हो जाता है और प्लस में परसंग सहित हो जाता है, ठीक है। तो वाक्य में केवल एक अभिकारी संज्ञा है, तो क्रिया की अवंति उस संज्ञा के अनुरूप होगी। और यदि कर्ता के बाद ने आदि परसंग ना हो, तो कर्म के साथ को आदि परसंग हो, तो क्रिया की अवंति कर्ता के अनुसार हो जाएगी। जैसे देखिए, मोहन शीला को डांटता है, तो को हो गया। बिल्ली चूहे को खाती है, लड़कियां कुत्ते को भगा रही हैं, लड़के कुत्ते को मार रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता के बाद ने, तो ने तो है नहीं कि परसंग ना हो, यहाँ पे को है, तो कर्म के साथ को यदि परसंग हो तो क्रिया की अवंती कर्ता के अनुसार होगी। सभी में देखिए को परसंग लगा है। और यदि कर्ता के बाद ने परसंग हो तो कर्म के बाद को आदि परसंग ना हो, तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जो इजी और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। विशेषण और विशेष तो बन ही जाएगा, है ना। काला हाथी, काली गाय, काले जानवर, तो से सभी विशेषण विशेष के लिंग है ना। यदि विशेष के पहले या बाद में विशेषण का प्रयोग हो तो अकारांत विशेष के लिंग होते हैं, वचन के अनुसार प्रभावित होते हैं, है ना। तो ये देख लीजिएगा। पदक्रम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपका। सबसे पहले में वाक्य का अवधारणा, अब यहाँ पे पदक्रम देख लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए आइए यहाँ पर अब पदक्रम देख लेते हैं कि पदक्रम क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए पद जो होता है एक वाक्यगत व्याकरणिक इकाई होती है, ठीक है। और पद का स्वरूप और प्रकार जो होता है वो वाक्य के संदर्भ में समझा जा सकता है। यानी कि अभी हमने शब्द देखा, शब्द के बाद वाक्य देखा, ठीक है ना। अब वाक्य के बाद हम पद देखेंगे। तो वाक्य एक लाइन हो जाती है और पद में एक लाइन दो लाइन भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी जबकि शब्द के लिए वाक्य संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर पद के लिए वाक्य का होना जरूरी होता है, क्योंकि वाक्य जो होते हैं उन्हीं से मिलके पद बनता है, ठीक है ना। और वाक्य के माध्यम से ही पद को समझ सकते हैं। तो शब्द स्वतंत्र रूप में उपयुक्त होते हैं, वे वाक्य में पदों का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे शब्दों को मिला दिया जाता है तो पद बनते हैं, ठीक है, सॉरी वाक्य बनते हैं। और जब हाँ राइट वाक्य बनते हैं, और शब्द जो होते हैं वो वाक्य में ही पदों का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे शब्दों को आप रख दीजिए तो फिर वो पदों का निर्माण कर देते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे, तो वास्तव में वह शब्द या शब्द समूह है जिसका व्याकरणिक प्रकार वाक्य में निश्चित होता है, ठीक है। तो इसमें हिंदी विश्लेषणात्मक भाषा है और इसमें पदक्रम का बड़ा महत्व होता है। और पदक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन आने पर अर्थ जो होता है वो बदल सकता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो वाक्य में पदों का उचित स्थान पर होना जरूरी होता है, और जो वाक्य में पद अपने उचित स्थान पर होते हैं वही पदक्रम कहलाता है, ठीक है। यानी वाक्यों का पदों में उचित क्रम या उचित स्थान पर होना ही पद क्रम कहलाता है। तो वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण आदि को किस क्रम में रखना चाहिए, इस बात की ओर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सोच लेते हैं कि जो परसर्ग सहित पदों का स्थानांतरण किया जाए तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मोहन सोहन को पीटता है,
वाक्य में सोहन को पद का स्थानांतरण मोहन से पहले अगर किया जाए तो सोहन को मोहन पीटता है, तो जस्ट उल्टा हो गया ना, तो वाक्य बनेगा। तो इसमें कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसको समझिएगा, मोहन सोहन को पीटता है, मतलब मोहन जो है सोहन को मार रहा है। अब इसमें मान लीजिए मैं परिवर्तन कर देती हूँ वाक्य में, और सोहन को पद का स्थानांतरण यानी परिवर्तन कर देती हूँ, बदल देती हूँ, और मोहन से पहले किया जाए, तो हो जाएगा कि सोहन को मोहन पीटता है। तो बात बराबर हुई, मोहन सोहन को पीटता है या फिर सोहन को मोहन पीटता है। तो यहाँ पे पद का स्थानांतरण हमने किया, लेकिन ऐसे तरीके से किया कि दोनों का जो अर्थ है सेम निकल रहा है, तो इसमें कोई भी अर्थ परिवर्तन देखिए नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पर सहित यहाँ पे व्याख्या की गई है। तो यदि पर सर्ग रहित पद या शब्द स्थानांतरण किए जाए तो अपर सर्ग रहित यानी कारक जो होते हैं, कारक यहाँ पे को है, ठीक है ना, समझिएगा। अपर सर्ग का मतलब क्या होता है? कारक होता है। कारक का मतलब यहाँ पे जैसे ने, से, को है ना, कर्ता ने, कर्म को, ये सभी चीजें संबंध भेद जो होते हैं। तो इसमें हमने देखिए नाम के साथ में यानी मेन जो है परसर्ग को हमने बदला। मोहन सोहन को पीटता है, को अपनी जगह है, यहाँ पर मैंने कर दिया सोहन को मोहन पीटता है, नाम को आगे कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर परसर्ग हमने बदला। ठीक है, तो उस जब यदि परसर्ग रहित पद का यानी मान लीजिए परसर्ग रहित का मतलब कि को, ने, से जो ये शब्द यदि ना दिए हों और इनके अलावा यदि हम स्थानांतरण करते हैं तो उसमें जो अर्थ होगा वो परिवर्तित होगा। ठीक है ना, उदाहरण के लिए मोहन सोहन को पीटता है। अब वाक्य में मोहन के स्थान पर यदि हम सोहन लगा दें, हमने तो परसर्ग को चेंज ही नहीं किया ना, को कुछ भी नहीं किया। यदि हम मोहन की जगह सोहन रख देते हैं तो यहाँ पर सोहन के स्थान पर मोहन को लगा लिया जाए तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, यानी अब सोहन जो है वो मोहन को पीट रहा है। तो परसर्ग सही जब व्याख्या में परिवर्तन करते हैं उसको बदल के, तो अर्थ वही रहता है, लेकिन पर्ग रहित जब परसर्ग रहित जब शब्द का स्थानांतरण किया जाता है तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, परसर्ग को समझ लीजिए, कारक को समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो सोहन मोहन को पीटता है, वाक्य हो गया। अब दो में मोहन सोहन कर्ता और मोहन कर्म हो जाएगा, और जबकि क्योंकि यहाँ पे सोहन जो है कर्ता क्यों होगा? क्योंकि वो कर रहा है, पीट रहा है, वाक्य दो में जो मैंने बदला है। ठीक है, और जबकि वाक्य एक में मोहन करता है और सोहन कर्म है, क्योंकि मोहन सोहन को पीट रहा है तो क्रिया कौन कर रहा है? यहाँ मोहन कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए कर्ता सब्जेक्ट वो हो जाएगा। राइट, आया समझ में? तो वाक्य परक स्तर पर पदक्रम में परिवर्तन होने पर अर्थ बदल जाता है। ठीक है ना, उदाहरण के लिए शिकारी ने दौड़ते हुए शेर को मारा, तो वाक्य संदिग्धार्थक है, यानी संदिग्ध है अभी कि शिकारी ने दौड़ते हुए शेर को मारा। शिकारी ने, अब शिकारी दौड़ रहा था तब उसने शेर को मारा, या शेर दौड़ रहा था तो शिकारी ने मारा, ये संदिग्ध है यहाँ पे। ओके, समझ में आया ना कि शिकारी दौड़ रहा था, से दौड़ते हुए शेर को मारा, तो संदिग्ध में हो गया ना। तो इसके दो कथ्य निकलते हैं, या तो शिकारी दौड़ रहा था या शेर दौड़ रहा था। तो दौड़ते हुए पद को स्थानांतरित कर शिकारी से पहले यदि लिखा जाए तो अर्थ निश्चित हो जाएगा। मतलब दौड़ते हुए शिकारी ने शेर को मारा, तो अब शिकारी दौड़ रहा था, अर्थ बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई संदिग्ध नहीं है। तो वाक्य में शिकारी दौड़ रहा था ना कि शेर दौड़ रहा था। इसी प्रकार के अनुदाहरण देखे जा सकते। तो ये पदक्रम होता है, यदि पदक्रम आएगा तो आपको यही सब चीजें लिखनी होंगी उसमें। ठीक है, तो पदक्रम में अधिकतर अशुद्धियां विशेषणों के प्रयोग में होती हैं, और वे भी सार्वनामिक, संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषणों में होते। उदाहरण के लिए, मुझे एक कप पैकेट चाहिए, सॉरी, मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, ये अशुद्ध है। शुद्ध हो जाएगा, मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए, है ना। उसे एक फूलों की माला खरीदनी है, उसे शुद्ध होगा, उसे फूलों की एक माला खरीदनी है, उसे एक फूलों की माला खरीदनी है। अशुद्ध है, जब फूल है यहाँ पे नहीं है, फूलों है, तो यहाँ पर एक क्यों लगेगा? तो एक हट जाएगा ना, उसे फूलों की माला खरीदनी है। यह असली गाय का दूध है,
यह गाय का असली दूध। असली गाय का मतलब क्या हुआ भाई? क्या गाय भी असली नकली होती है? गाय तो एक ही होती है, सही होती है, दूध असली नकली होता है। तो सही करिए ना, यह गाय का असली दूध है, ठीक है ना। तो पदक्रम सही ना होने के कारण कभी कभी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए, पुलिस द्वारा चोरों का माल बरामद हुआ। पुलिस द्वारा चोरों का माल बरामद हुआ, मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि माल की चोरी पुलिस ने की। पुलिस द्वारा चोरों का माल बरामद हुआ, चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ, ये सही होगा। अशुद्ध क्या है? मंत्री द्वारा भगाई गई औरतों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। भगाई गई औरतों के प्रति मंत्री द्वारा सहानुभूति व्यक्त की गई, है ना। तो ये होता है यहाँ पर पदक्रम, और पदक्रम में उलटफेर किए जाते हैं सही अर्थ लाने के लिए, ठीक है ना। रवि मंजू को नहीं बताएगा, मंजू को रवि नहीं बताएगा। इस तरह से सही और गलत क्रम होते तो इन्हें आप देख लीजिए। अब वाक्य के घटक देख लीजिए। पदक्रम समझ में आ गया ना। वाक्य के घटक तो आएगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि वाक्य की रचना में दो घटक होते हैं। जब आप वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य की रचना है कि वाक्य रचना से क्या समझते हैं, तब आपको फिर ये लिखना पड़ेगा वाक्य घटक, ठीक है। तो वाक्य की रचना जब करते हैं उसमें दो घटक होते हैं, एक अनिवार्य घटक और दूसरा ऐच्छिक घटक होता है। वाक्य में क्रिया प्रधान और अनिवार्य घटक है। जो अनिवार्य घटक है वो क्रिया प्रधान होता है, और क्रिया के संपादन में जिन घटकों की भूमिका अनिवार्य होती है वो अनिवार्य घटक कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, मोहन सेव खा रहा है। अब समझिएगा, वाक्य में क्रिया प्रधान और अनिवार्य घटक दो चीजें होती हैं वाक्य में, ठीक है ना। एक क्रिया जो होती है वो जो प्रधान मेन कर रहा होता है, और एक अनिवार्य घटक होता है, सिर्फ सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो क्रिया के संपादन में अब जिस तरह से अनिवार्य घटकों की भूमिका होती है वे अनिवार्य घटक कहलाते हैं। मोहन सेव खा रहा है। अब उपयुक्त वाक्य में खाना क्रिया के संपादन में खाने वाला व्यक्ति, यानी एक तरह से खा रहा है तो संपादन किसी चीज का हो रहा है ना, तो उसमें जो खाने वाला व्यक्ति है मोहन, और खाई जाने वाली वस्तु क्या खा रहा है? वो सेव खा रहा है। दोनों की भूमिका अनिवार्य है, यहाँ पे दोनों अनिवार्य है, मोहन भी अनिवार्य है और सेव भी अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन सेव खा रहा है। यदि होता मोहन खा रहा है तो सेव अनिवार्य नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, वो क्या खा रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ खा रहा है। लेकिन मोहन सेव खा रहा है तो मोहन सेव दोनों अनिवार्य हो गए, दोनों अनिवार्य भूमिका हो गई, ठीक है ना। तो व्याकरणिक दृष्टि से मोहन और सेव क्रम से मोहन कर्ता हो गया और सेव कर्म हो गया। खाना जो है यहाँ क्रिया से बना वर्ब हो गया, क्योंकि वो खा रहा है। तो वाक्य में क्रिया के अतिरिक्त कर्ता और कर्म अनिवार्य घटक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो खाने की क्रिया किस स्थान पर, किस काल में या किस रीति में संपादित होती है, इसके सूचक घटक जो होते हैं वाक्य ऐच्छिक घटक कहलाते हैं, ठीक है। और ये सभी क्रियाएं विशेषण वाक्य ऐच्छिक घटक होते हैं। जैसे मोहन आज सुबह से गली में हंसते हंसते सेव खा रहा है, तो आज सुबह से गली में हंसते हंसते, ये समयवाचक स्थानवाचक, सुबह से क्या हो गया? स्थानवाचक हो गया, ठीक है ना। सॉरी, सुबह से समयवाचक हो गया, गली में स्थानवाचक हो गया, हंसते हंसते रीति क्रिया विशेषण, तो ये ऐच्छिक हो गए। तो ये क्रम से स्थानवाचक, समयवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जो वाक्य में ऐच्छिक रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। आधारभूत वाक्य सांचे इसे हम नहीं लेंगे, इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। कल आपका पेपर है, इंपॉर्टेंट सिर्फ लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अवनवत या अन्वित से आप क्या समझते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके। वाक्य में योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति ये भी पढ़ लिया। वाक्य में पदक्रम का विशेष महत्व क्या है ये भी पढ़ लिया, ठीक है ना। अब चलिए वाक्य के भेद रचना के आधार पर देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वाक्य कितने भेद होते हैं, या वाक्य रचना के आधार पर भेद को वर्णन कीजिए वाक्य रचना के आधार पर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए, वाक्य भेद में पहले रचना के आधार पर भेद किया जाता है वाक्य में। तो रचना के आधार पर तीन मुख्य भेद होते हैं, एक सरल साधारण, दूसरा संयुक्त यौगिक, तीसरा मिश्र या जटिल होता है, ठीक है। तो सरल या साधारण वाक्य क्या कहलाता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे मोहन सेव खाता है, शीला बाजार जा रही, एक ही काम हो रहा है, एक ही उद्देश्य है उसका को क्या, यानी कि सेव खा रहा है, वो बाजार जा रही, तो यहाँ पे एक ही उद्देश्य दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? सरल या साधारण वाक्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। संयुक्त या यौगिक, जिसमें दो का क्रिया हो, यानी जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य होते हैं,
ठीक है, वे संयुक्त या यौगिक कहलाते हैं। और ये वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। योजकों से जुड़े होने पर भी दो या दो से अधिक वाक्य संयुक्त वाक्य मुख्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे कि बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजली आई और चली भी गई, तो ये संयोजक हुआ, आई और चली गई, यानी बिजली थोड़ी देर के लिए आई पहला, फिर दूसरा क्या हुआ, संयोजक यहाँ पे लग गया, क्या लगा संयोजक, और लग गया, अब वह चली गई, दूसरा वर्ड यहाँ पे शुरू हो गया। तो मिश्र वाक्य हो गए, दो हो गए ना। जटिल वाक्य, एक में दो वाक्य बन रहे हैं, दो पद बन रहे हैं पहले, कि बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, तो और संयोजक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, राइट। फिर आप चाय पियेंगे या कॉफी, ये विभाजक हो जाता है। संयोजक का मतलब और, ठीक है, जहां पे लगता है आके चली गई, मेरी फ्रेंड घूमने आई और चली गई, या XYZ। आप चाय पियेंगे या कॉफी, या लग गया ऑलविक, यानी कि यहाँ पे अथवा में पूछा जा रहा है, अथवा विभाजक हो गया, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, ठीक है ना। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अन्यथा, अन्यथा क्या है, परिणाम सूचक शब्द है, तो ये क्या हुआ, जल्दी चलिए, अन्यथा परिणाम सूचक लग गया, आपको बहुत देर हो जाएगी। मैं भी आपके साथ चलता हूँ किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किंतु क्या हुआ, विरोध सूचक शब्द हो गया, कि मैं तो आपके साथ चलता लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुझे घर पर काम है इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, परिणाम सूचक शब्द है इसलिए, ठीक है, मुझे घर पर काम है इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। तो संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य कुछ अंश कभी कभी लुप्त हो जाते हैं। मुझे घर पर काम है इसलिए मैं विद्यालय नहीं आऊंगा, एक इसमें वाक्य था कि मैं भी मतलब कि यह स्थिति कब आती है, जब एक वाक्य लुप्त होता है, कभी कभी कुछ वाक्य लुप्त होते हैं जब एक ही वाक्य दो उपवाक्य एक समान शब्द हो, यानी दोनों ही उपवाक्य में समान शब्द हो। पिताजी प्रातः चाय पीते हैं और सायंकाल को कॉफी पीते हैं, पिताजी सायंकाल को, यहाँ पे पिताजी दो बार यूज हुआ, पिताजी प्रातःकाल चाय पीते हैं और पिताजी सायंकाल को कॉफी पीते हैं, दो बार पिताजी भी यूज हुआ और पीते हुए भी यूज हुआ। तो संयुक्त वाक्य में जब दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य कुछ अंश कभी कभी लुप्त होते हैं, स्थिति कब आती है, जब एक ही वाक्य में दो उपवाक्यों में समान शब्द हो। तो एक उपवाक्य हो गया, पिताजी प्रातः चाय पीते हैं और पिताजी सायंकाल को कॉफी पीते हैं, यहाँ पे पीते हैं भी दो बार यूज हुआ और पिताजी भी दो बार यूज हुआ, तो हो जाएगा कि पिताजी प्रातः और सायंकाल को कॉफी पीते हैं, या पिताजी, यानी कि ये विभाजक हो गया, उपवाक्य हो गया, ठीक है। तो पिताजी प्रातः चाय और सायंकाल को कॉफी पीते हैं, तो पिताजी भी एक हट गया और पीते हैं भी एक हट गया। मोहन कल मुंबई जाएगा और राजेश कोलकाता जाएगा, जाएगा देखिए दो बार आ गया है, तो एक जाएगा हट जाएगा। अब मिश्र जटिल देख लेते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौड़ या आश्रित उपवाक्य होते हैं। गौड़ उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य होगा, ठीक है, ये जिसे आप बोल सकते हो स्वतंत्र, ठीक है, और एक या अधिक जो शब्द होते हैं वो आश्रित या गौड़ होंगे। जो आश्रित शब्द होता है या गौड़ होता है अपने वो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, पूर्ण अर्थ दिखाता है, ठीक है, और वो अपने उपवाक्य पर जो स्वतंत्र होता है उस पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है। तो मिश्र वाक्य उपवाक्य कौन, कि, जो, वह, जब, तब, जैसा, वैसा, क्योंकि, यदि, तो, ये सब क्या हो गए, इन योजकों से जुड़े होते हैं। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, मिश्र वाक्य दो हो गए ना। अध्यापक ने बताया, आज बताया, छुट्टी कल होगी, तो क्या हुआ, कि लग गया ना। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, जो क्या हो गया, जुड़ा हुआ है, तो जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, तो जब और तब दो हो गए, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। तो इस तरह के मिश्र वाक्य बनते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में वाक्य का में अध्यापक ने बताया मुख्य वाक्य और कल स्कूल में छुट्टी होगी आश्रित उपवाक्य जो उसके ऊपर डिपेंड है, जिसे कि योजक के माध्यम से, योजक क्या हो गया, की हो गया है ना, की कल छुट्टी होगी उससे जोड़ा गया है। ओके राइट। दूसरे में मेरा भाई है, मुख्य उपवाक्य है, लड़का कमरे में बैठा है, आश्रित उसके ऊपर डिपेंड है, लड़का आश्रित उपवाक्य हो गया। और इसमें क्या है, साइकिल खूब चलाता। तो इस तरह से देख लीजिए ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिए क्योंकि एक अलग क्वेश्चन ही है। ठीक है।
जो उपवाक्य में संज्ञा का काम करते हुए संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इनके पहले की का प्रयोग होता है, कभी कभी की का लोप भी हो जाता है। मुझे विश्वास है कि आप दिवाली पर घर जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है आप दिवाली पर घर जरूर आएंगे, ठीक है ना। विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। और अधिकतर विशेषण उपवाक्य प्रारंभ या अंत में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य को क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। ये आपकी एक नजर के लिए मैं बता रही हूँ। अब वाक्य के भेद अभी हमने रचना के आधार पर देखे, तो उनके हमने भेद देखे। अब यहाँ पे अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, वाक्य के भेद, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि वाक्य के कितने भेद होते हैं समझाइए। या हो सकता है कि वाक्य के अर्थ के आधार पर क्या समझते हैं समझाइए, वाक्य के भेद के अर्थ के आधार पर एक कोई पूछ ले, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि वाक्य के कितने भेद होते हैं संक्षेप में समझाइए। आपको फिर उसको लिखना पड़ेगा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो देखिए अब अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो गए, 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। तो इसमें से देख लेते हैं। जैसे पहला विधानवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है। विधानवाचक यानी होने या करने का बोध होना। वह आया था, गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या हो रहा है, सब ये हो रहा है ना, ठीक है ना। विषय निषेधात्मक या नकारात्मक, निषेधवाचक या फिर नकारात्मक, इनमें किसी बात या कार्य के ना होने या ना करने का भाव प्रकट होता है। वह नहीं आया, इस समय वर्षा नहीं हो रही है, मैं कुछ ना कर सका, मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, इसमें ना ना आ रहा है। फिर दूसरा क्या हो गया, आज्ञावाचक वाक्य। इसमें किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है। यहां से चले जाओ, कभी मत आना, किसी का जी ना दुखाना, इस तरह के वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, इनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुम क्यों रूठे हो, मेरी पुस्तक कहाँ है, वह क्या कर रहा है, बाहर कौन है, ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन हो गए ना। देखिए क्वेश्चन टैग भी लगा, इनमें जरूरी है लगाना। फिर विषयामितिबोधक वाक्य, विस्मय वाले वाक्य जो होते हैं, इनमें हर्ष, घृणा, शोक आदि का बोध होता है। क्या सुंदर स्थान है, आहा तुम आ गए, हाय राम मैं अब क्या करूं, इस तरह के शब्द। इच्छा बोधक, जिनमें इच्छा, शुभ कामना, अभिशाप का भाव प्रकट होता है। काश तुम्हारा नहीं तुम्हारा कल्याण हो, काश तो लग जाएगा विषयामितिबोधक में, है ना। तुम्हारा कल्याण हो, भारत माता की जय हो, ईश्वर करे कि तुम परीक्षा में सफल हो, इच्छा बोधक, है ना। और संदेह बोधक, मतलब कि ईश्वर करे कि आप परीक्षा में सफल हो, मेरा ये है इच्छा, मेरी इच्छा है कि आप लोग एग्जाम में सफल हो, है ना। तो संदेह बोधक वाक्य, इसमें संदेह या संभावना का बोध होता है। हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, शायद आज वर्षा हो, तुमने ऐसा सुना होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है ना। अब उपवाक्य ले लें। उपवाक्य देखिए इकाई जो होती है वो छोटी होती है, उप का मतलब ही होता है छोटा, तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। वाक्य एक उपवाक्य का हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी हो सकता है। जहां वाक्य में केवल एक उपवाक्य होता है वहां वह स्वतंत्र उपवाक्य है, और इस स्वतंत्र उपवाक्य को सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई उपवाक्य का भेद नहीं होता है। यह मेरा स्कूल है, ठीक है, यह मेरा स्कूल है, एक सरल वाक्य है। यह मेरा स्कूल है, एक सरल वाक्य है। और एक अन्य उदाहरण पढ़ो, यह मेरा स्कूल है किंतु अब मैं इसमें नहीं पढ़ता। अब देखिए यह मेरा स्कूल है, एक सरल वाक्य हो गया। यह मेरा स्कूल है किंतु अब मैं इसमें नहीं पढ़ता, यह एक वाक्य है किंतु इसमें दो उपवाक्य हैं। ये दो उपवाक्य क्या हो गए, यह मेरा स्कूल है, अब मैं इसमें नहीं पढ़ता, तो ये दो उपवाक्य हो गए, तो ये उपवाक्य कहलाते हैं, ठीक है। उपवाक्य और पदबंध चलते चलते ले लेते हैं इसको थोड़ा सा। उपवाक्य में छोटी इकाई पदबंध है, यह मेरा स्कूल है, उपवाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया, सिंपल हो गया। और मैं मेरा स्कूल पदबंध है, इसमें मैं मेरा जो स्कूल ये पदबंध है, ये इस पद को बांधता है, यह मेरा स्कूल है, ठीक है। अब सरल वाक्य हुआ और इसमें जो मैं और मेरा है ये स्कूल, ये पदबंध है, यानी पदबंध से कहने वाले का भाव बहुत कम प्रकट होता है। और जबकि उपवाक्य से भाव पूरा तो नहीं लेकिन कुछ भाव अवश्य प्रकट हो जाता है, ठीक है ना।
तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है उपवाक्य और पदबंध। उदाहरण के लिए, ज्यों ही राम का भाई मोहन आया त्यों ही मैं चला गया। तो ज्यों ही राम का भाई मोहन आया, ज्यों ही एक उपवाक्य है, ये पूरा उपवाक्य हो गया, ठीक है ना। ज्यों ही राम का भाई आया, क्योंकि ये वाक्य पूरा नहीं है, ज्यों ही आगे लगा है। लेकिन राम का भाई मोहन, राम का भाई मोहन क्या हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा, तो पद को बांधता है, ठीक है ना। तो उपवाक्य से प्रायः पूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता है और पदबंध से बहुत कम अर्थ निकलता है। तो उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। और इन सबका जो है मिश्र वाक्य के अंतर्गत दिया, हम पढ़ ही चुके हैं। वाक्य रूपांतर क्या होते हैं, जैसे सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है। वह छोटा लड़का है, सरल वाक्य हो गया। वह ऐसा लड़का है जो छोटा है, ये मिश्र वाक्य हो गया। तो वाक्य रूपांतरित हो गया ना, बदल गया ना अर्थ। इसी बच्चे को बैल ने मारा था, यह वही बच्चा है जिसे बैल, अर्थ एक ही निकल रहा है, इसी बच्चे को बैल ने मारा था, सरल सिंपल सा है। फिर मिश्र वाक्य जब बनेगा तो यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब निकला कि इन उदाहरण से क्या पता चला कि किसी बात के अनेक ढंग से किसी बात को कहा जा सकता है और एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के रूप में बदला जा सकता है, लेकिन अर्थ हमेशा एक ही होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का ढंग दूसरा हो लेकिन उसका अर्थ ना बदले, वह वाक्य रूपांतर कहलाता है, अर्थ वही निकले, ठीक है। फिर सरल से संयुक्त वाक्य, वह खाना खाकर सो गया, सरल वाक्य हो गया, उसने खाना खाया और सो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, 2 वाक्य हो गए ना, जुड़ गए। सरल से मिश्र वाक्य में, वह मुझसे आने को कहता है, सरल वाक्य है, वह मुझसे कहता है कि आओ, की लग गया, मिश्र वाक्य हो गया, 2 बन गए। ठीक है। संयुक्त से मिश्र वाक्य में अंतरण, मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई, 2 वाक्य इसमें है, चाहता था और मिल गई, तो 2 वाक्य हो गए, संयुक्त वाक्य हो गए। मिला जुला, मोहन जो पुस्तक चाहता था वह उसे मिल गई, अब यहाँ पे वह लग गया तो मिश्र वाक्य हो गया कि मोहन जो पुस्तक चाहता था वह उसे मिल गई। मैं वहां पहुंचा और तुरंत घंटा बजा, संयुक्त वाक्य हो गया। जो ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, ज्यों ही त्यों ही, ये सभी चीजें, वह जह तय जहां, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे क्या कुछ और बचा है क्या? ओके, सारांश आ गया, ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई है। और यूनिट का आपका जो नाम है वो है हिंदी वाक्य रचना, ठीक है, यूनिट 7। इसमें हमने आज पढ़ा वाक्य की अवधारणा, वाक्य विन्यास, अनुवंती पढ़ा, ठीक है, इन सभी को पढ़ लिया, पदक्रम पढ़ लिया, वाक्य घटक पढ़ लिया, आधारभूत वाक्य साचे पढ़ लिए, वाक्य भेद रचना पढ़ लिया, वाक्य भेद रचना के आधार पर भी पढ़ लिया, वाक्य भेद अर्थ के आधार पर पढ़ लिया। और इसमें यही आपका इंपॉर्टेंट है, वाक्य के भेद, थोड़ा सा पदक्रम देख लीजिएगा और साथ में अनुवृत्ति देख लीजिएगा, और वाक्य की अवधारणा। 3 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वाक्य की अवधारणा, वाक्य विन्यास क्या है, अनुवृत्ति देखिएगा और साथ में वाक्य के भेद देख लीजिएगा और पदक्रम को चलते चलते। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। और हाँ सॉरी, ग्रुप जो है वो फॉलो हो चुका है व्हाट्सएप का, तो मुझे नया बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा वेट करिएगा, लिंक देना पड़ेगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका जो लिंक है वो अवेलेबल है, उसमें आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय।